हेलो फ्रेंड्स। आज का जो ये आर्टिकल है ये आपका डाटा कॉलोनाइजेशन के ऊपर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रसिया यूक्रेन वार में भी डाटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। इंटरनेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है और हर एक देश अपने अनुसार इंटरनेट को कंट्रोल करना चाहता है। तो इसीलिए ये टॉपिक है आपका डाटा कॉलोनाइजेशन का। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में है क्योंकि जो हिस्टोरियन है युवल नोहा हरारी इन्होंने वार्न किया है कि जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा डाटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ रहा है और इसके कारण डाटा कॉलोनियलिज्म बढ़ सकता है। अभी तक तो हमने कॉलोनियलिज्म का जब तक बात किया था जहाँ तक बात किया था तो हमें याद आता है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, जिस तरह ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया और बाकी भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने पूरे दुनिया पे अलग अलग तरह से राज किया। लेकिन अब इस नए ज़माने में जब कंट्रीज़ एक दूसरे को तो कंट्रोल नहीं कर रही लेकिन डेटा के थ्रू एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो समझते हैं इस न्यूज़ को। देखिए, जो आज का ज़माना है वो बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। ये ऐसा जो दो बिग प्रॉब्लम है जो कि नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल दोनों की तरफ दोनों एंगल से आपको दिख सकता है। दूसरा है कि जो डाटा कॉलोनाइजेशन से डिजिटल डिक्टेटरशिप, ये सारे एलिमेंट्स अभी राइज कर रहे हैं। हर स्टेट जो है चाहता है डाटा को अपने अनुसार यूज़ करना, वो सर्विलेंस कर रहा है। जैसे कि पेगासस का केस तो अभी का आपको याद ही होगा। उसी तरह डाटा कॉलोनाइजेशन जहाँ पे कुछ कंट्रीज़ और उनके एमएनसी जैसे कि गूगल को देख लीजिए, उसका एक तरह से किस तरह से डोमिनेंस हो गया है, मोनोपोली हो गई है डेटा पर। उसी तरह फेसबुक हो गया। ये बड़े डिजिटल जायंट्स हैं जिनका कंट्रोल होते जा रहा है लोगों की सोच पे, क्योंकि आप जो देखते हैं वही सोचते हैं। तो यूज़ ऑफ इंटरनेट जो है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसके कारण ये और ज़्यादा हम डिजिटल कॉलोनिज्म और डिजिटल डिक्टेटरशिप देख रहे हैं। समझते हैं डिजिटल कॉलोनिज्म को। डिजिटल कॉलोनिज्म जो है वो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो ओनरशिप या प्राइवेटाइज कर देती है डाटा। मतलब कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या खरीद रहे हैं, आपकी सोच कैसी है, आप कौन से गाने सुन रहे हैं, ये सारे डेटा को कंट्रोल करके वो एक तरह से आपके थॉट प्रोसेस को ही कंट्रोल कर लेती है। दूसरा आपका डिजिटल डिक्टेटरशिप, मतलब कि जो कुछ गवर्नमेंट है या कुछ ग्रुप्स हैं या कुछ ग्रुप ऑफ कॉरपोरेट्स हैं वो पूरा मार्केट डिसाइड कर रही है, वो पूरा डेटा को कंट्रोल करके रूल करने की कोशिश कर रही है। अब इसका इम्पैक्ट अगर हम समझें कि डाटा कॉलोनाइजेशन और डिजिटल डिक्टेटरशिप का इम्पैक्ट क्या होगा, तो पहला है आपका इकोनॉमिक मोनोपोली। जो बड़े बड़े डिजिटल जायंट्स हैं, चाहे वो गूगल हो गया या फिर फेसबुक हो गया, ये इकोनॉमिकली एक डेंजर सेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड पे, क्योंकि वो अपने अनुसार चीज़ें चलाएंगे। एक जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो एब्सेंस है। दूसरा है कि टेक्नोलॉजी मोनोपोली, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या मशीन लर्निंग हो गया। तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जिनका नाम आप हर बार सुनोगे, इसमें उतना डाइवर्जेंस नहीं हुआ है और कुछ कंपनीज़ का मोनोपोली है। तो टेक्नोलॉजी एक तरह से इनके कंट्रोल में चली जाएगी। तीसरा है कि प्राइवेसी इशू, मतलब कि मैं क्या देखती हूँ, मैं क्या पढ़ती हूँ, मैं क्या खरीद रही हूँ या आप क्या खरीद रहे हैं, आप क्या पढ़ते हैं, वो आपका राइट है उस डाटा को कंट्रोल करना। कोई और उसको यूज़ करके आपके थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करे, ये गलत है और ये आपके प्राइवेसी के अगेंस्ट है। चौथा है आपका सर्विलेंस, जैसा कि आपने रिसेंटली पेगासस का इशू हो गया या यूएस भी अपने जो सिटीजन्स हैं उनके डाटा को यूज़ करके सर्विलेंस कर रहा है। तो ये गलत है क्योंकि कोई भी सिटीजन अपने गवर्नमेंट को ये राइट नहीं देती है और इस तरह सर्विलेंस करके गवर्नमेंट अपने अपोजिशन, चाहे वो किसी भी तरह का के एनजीओज़ हो या फिर ऑपोजिट व्यूज़ रखने वाले ग्रुप्स हों, उनके ऊपर सर्वेलेंस करके उनको टारगेट कर सकती है। पांचवा है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, देखिए इंटरनेट बढ़ रहा है लेकिन लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक आइडिया भी नहीं है कि उनके फ़ोन के थ्रू उनके बैंक में जो पैसे रखे हुए हैं वो लिया जा सकता है। तो साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो या आपका साइबर क्राइम्स हो, वो सारे इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो अगर इसी से रिलेटेड है आपका इंडियाज़ फ्रेमवर्क टू मेंटेन डाटा बैलेंस, मतलब इंडिया क्या क्या कर रहा है डाटा को कंट्रोल करने के लिए। पहला है इस बारे में आपका पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का,
ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ इंडिविजुअल और साथ में डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश करता है। इसमें देखिए डाटा को अलग अलग लेवल पे आपका अरेंज किया गया है। पहला है आपका सेंसिटिव पर्सनल डाटा जो कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। दूसरा है क्रिटिकल पर्सनल डाटा, ये प्रोसेस किया जा सकता है सिर्फ इंडिया में। और तीसरा है आपका पर्सनल डाटा जो कि जिनको लोकलाइजेशन या लोकल लेवल पे ही रखा जा सकता है और ये आपका पर्सनल डाटा होता है। इस बारे में जो दो जजमेंट नहीं, एक जजमेंट है जो कि आपको डेफिनेटली याद रहना चाहिए, वो है केएस पुत्तस्वामी का केस, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया था राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। मतलब कि जो आपका प्राइवेसी का राइट है ये आपका फंडामेंटल राइट है और इसे कोई और नहीं छीन सकता है आपसे। अगर ग्लोबल लेवल पे देखे मतलब कि इंडिया तो अपनी तरफ से कर ही रही है चीज़ें, लेकिन ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं। उसमें से एक स्टेप है आपका ओसाका डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल इकोनॉमी। ये G20 कंट्रीज़ ने आपका अनाउंस किया था ओसाका ट्रैक। इसका एम है कि जो डिजिटल इकोनॉमी है, डाटा फ्लो हो, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, उसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन लाना, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको कंट्रोल करना, उसको इंश्योर करना और साथ में साइबर सिक्योरिटी इसके अंदर आता है। अगर वे फॉरवर्ड का बात करें कि हम कैसे इसको डील कर सकते हैं, तो पहला है कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए डाटा प्रोटेक्शन रजीम। मतलब कि जो अभी के लॉज और रेगुलेशन में जो गैप है उसको फिल करने की ज़रूरत है। दूसरा है कि जो ग्लोबल डाटा गवर्नेंस है, मतलब कि जो भी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं, उनके साथ करें, उनसे सीखें। कुछ कंट्रीज़ हैं उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे EU का हो गया। तीसरा जो पॉइंट है इसमें आपका वे फॉरवर्ड में आएगा वर्क विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज़। जैसा मैंने कहा कि जो हमारे जैसे कंट्रीज़ हैं या जो कंट्रीज़ हैं जो बहुत रिसर्च कर रहे हैं इस मामले में, उनसे हम डाटा शेयरिंग फ्रेमवर्क या इंटरऑपरेबिलिटी पे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रोबस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ। देखिए जो डाटा लॉ है अभी वो सफिशेंट नहीं है, हमें इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे गवर्नमेंट को इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। तो रोबस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ का ज़रूरत है अभी। तो इस तरह से हमने पूरी तरह समझ लिया कि डाटा कॉलोनाइजेशन क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस बारे में। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रही हो चीज़ें। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।